चलो ठीक, ध्यान दो। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। हम आपको कल बताए थे कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग 1600 ईस्वी से पढ़ेंगे 1947। तो यहाँ पर इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, यानी कि शिवाजी के बारे में। शिवाजी एक ऐसा व्यक्ति जो जीरो से हीरो बना। मतलब क्या था कि इसके पिताजी कोई राजा नहीं थे। शिवाजी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मराठा लोगों को गरिमा बढ़ाया। यानी पहले मराठा लोग जो थे वो मुगलों के अधीन थे, यानी मराठा लोग जो थे वो गुलाम थे किसके? मुगलों का। उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था, फिर शाहजहां का शासन आया, फिर औरंगजेब का शासन आया, और इनके पूरे शासन काल में मराठा लोगों को गुलाम बना के रखा गया था। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। वैसे में एक ऐसा व्यक्ति का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो 1627 ईस्वी में। 19 फरवरी 1627 ईस्वी में इसका जब जन्म हुआ तो ये बहुत छोटे उम्र में पहाड़ों में, नदियों में खेलना इसको बहुत ज्यादा शौक था। यानी बचपन से ही ये क्या करता था ना, बचपन से ही काफी निडर था। पहाड़ों में चढ़ना, नदियों में खेलना, पथलों में खेलना इसको ज्यादा शौक था। यही कारण है कि शुरू से ही वो काफी मजबूत रहा। जब इसका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ उस समय मुगल लोग जो थे काफी ज्यादा हिंदू लोगों के साथ काफी ज्यादा दुर्व्यवहार करते थे। जैसे मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं को ज्यादा कोई खास इज्जत नहीं मिलता था। तो बचपन से इन्होंने ये चीज को देख रहा था। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ, यहाँ पे याद रखना आपको, 19 फरवरी 1627। इसके जो पिता जो थे वो थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी हम लोग उसका कुल मिलाकर उसका नाम जो था वो शाहजी था, उसका टाइटल था भोसले। तो उसके पिताजी का पूरा नाम हो जाएगा आपका शाहजी भोसले। और माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। कहते हैं कि शिवाजी का जन्म जो है जब 1627 ईस्वी में हुआ, इसका जन्म याद रख लेना है। जगह का भी नाम यहाँ पर शायद इंडिकेट हमने किए। इसका जो जन्म हुआ था वो शिवनेर में। जन्म स्थान इसका जन्म कहाँ हुआ है? शिवनेर में। शिवाजी का जो जन्म है वो शिवनेर में हुआ था। वहां पर शिवनेरी नाम की एक देवी होती थी। जैसे हिंदू लोग देवी देवता को मानता है ना, तो वहां पर शिवनेरी नाम की एक देवी थी, और उसी देवी के नाम पे इसका नाम शिवा रखा गया था। यानी इसको बाद में लोग काफी रिस्पेक्ट के, जैसे नहीं बोलता है कि मास्टर जी, उसी तरह से ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगा इसको, तो इसका नाम पड़ गया शिवा जी। तो शिवाजी का नाम जो है वहां पर एक शिवनेरी देवी थी, उसके नाम पर शिवा इसका नाम रखा गया था। और शिवनेर ये जगह, यानी प्रश्न पूछेगा कि उसका जन्म कब हुआ, तो 19 फरवरी 1627। पिता जो थे वो शाहजी भोसले और माता जो थी वो जीजाबाई। जन्म जो है शिवनेर में हुआ था। शिवनेर एक किला था, वहां पर इसका जन्म हुआ था। अब जीजाबाई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। और जीजाबाई का रोल जो है, देखो किसी भी माता का रोल बहुत ज्यादा होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि मेरी माँ जो है खूब पूजा पाठ करती है। तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, ये बचपन से ही उसको पढ़ने का शौक हो गया। और उसकी माँ भी रामायण महाभारत की पूरी कहानी उसको सिखाती थी। यही कारण है कि शिवाजी में बचपन से ही धार्मिक भावना आ गया और वह लीडरशिप धीरे धीरे बनने लगा। राम से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कृष्ण से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही कारण है कि बचपन में ही उन्होंने ठान लिया कि जिस मराठा लोगों को हम गुलाम बनाया गया है और हिंदुओं को जितना यहाँ तकलीफ दी जाती है, बाद में उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि हिंदू राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे, यानी हिंदुओं का मान हम आगे बढ़ाएंगे, उसको गौरव भरी जिंदगी हम उसको देंगे। और उन्होंने एक भगवा झंडा को अपनाया, है ना। भगवा झंडा को उन्होंने अपनाया, जो हिंदू धर्म का एक प्रतीक है। उन्होंने भगवा झंडा को अपनाया और उन्होंने कहा कि ये भगवा झंडा हिंदुओं का शौर्य और वीरता का प्रतीक है। और ये उस समय छोटे से में ही उन्होंने इस चीज को उठान लिया था। उनके जो गुरु जो थे, उनके दो गुरु हैं। एक जो है उनके संरक्षक माने जाते हैं दादा कौंडदेव। एक जो उनके गुरु जो थे वो थे दादा कौंडदेव। ये उसके संरक्षक थे, राजनीतिक गुरु हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो दादा कौंडदेव। शिवाजी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो दादा कौंडदेव। और प्रश्न यदि ये पूछेगा कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, उसको भी आप लोग लिख लीजिए।
शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो उसका आध्यात्मिक गुरु जो था वो था रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? रामदास। चलो आगे हम लोग अब देखते हैं। अब क्या है, हम आपको पहले बताएं कि मुश्किलों में वो पला बढ़ा था और मुश्किलों से खेलना उसको शौक था। मात्र 16 साल की उम्र में, यानी कि उसका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और मात्र 16 साल की उम्र में, यानी कि 1643 ईस्वी में। यहाँ तो 16 साल हम ज्यादा बोल रहे हैं। जब वो 12-13 साल का था तो अपने साथियों के साथ घूमता था, वो देखता था कि भाई ये मुगल वाले लोग तो हम लोगों को गुलाम बना के रखा है, हम लोगों का कोई इज्जत मान प्रतिष्ठा है ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज गौर किया कि मराठा लोगों का जो शरीर का जो कार्य क्षमता है वो काफी अधिक है। मतलब मराठा लोग शरीर से काफी मजबूत होते थे और ईमानदार होते थे। तो उन्होंने अपने लड़के को बोला कि चलो हम लोग ग्रुप बनाते हैं। 40-50 लड़कों का उन्होंने ग्रुप बनाया और एक सेना तैयार कर लिया, मात्र 12-13 साल की उम्र में। और 16 साल का जब उसका उम्र हुआ, यानी आप लोग के एज में आते आते उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया। कितने साल की उम्र में? मात्र 16 साल। तो प्रश्न ये आएगा कि उन्होंने पहला सैन्य अभियान कब किया था? तो 1643 में। उन्होंने पहला सैन्य अभियान कब किया था? 1643 में। और कहाँ किया था वो भी? बीजापुर। बीजापुर उस समय बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। पहला सैन्य अभियान यानी पहला उन्होंने आक्रमण कर दिया था बीजापुर में। बीजापुर का जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह। बीजापुर का शासक जो था वो कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह पर उन्होंने आक्रमण कर दिया मात्र 16 साल की उम्र में। अब तो आप समझ सकते हैं कि वो छोटा लड़का जो है काफी ज्यादा डेयरिंग रहा होगा, है ना। और उसको जो है ना महाराणा प्रताप जैसा शरीर था उसका, यानी काफी मोटा ताजा और हाइट, और चाणक्य जैसा उसका दिमाग था। हर तरीके से मतलब वो राजनीति में भी काफी निपुण था और युद्ध करने में भी काफी निपुण था। यही कारण है कि मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया। वहां का जो शासक था वो था आदिल शाह। आदिल शाह। उसका एक किला था जो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि पहला विजयी किला जो कौन था? वो था सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ का किला उसका पहला विजयी किला था। यानी 1643 ईस्वी में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला कौन जीता था? सिंहगढ़ का किला। अब एक प्रश्न आता है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर कहानी भी रह चुका है कि अफजल खां की हत्या कब हुई थी? अफजल खां की हत्या कब हुई थी? जब ये छोटा लड़का काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था और इनकी बहादुरी को देख करके मुस्लिम शासकों को लगा कि इसको हराना आसान नहीं है, तो अफजल खां के साथ इन्होंने पहले युद्ध किया 1659 में। अफजल खां को उन्होंने उस समय हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? अफजल खां ने एक चिट्ठी लिखा शिवाजी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जहां पर हम लोग मिलेंगे वहां कोई अस्त्र शस्त्र आपको भी नहीं लाना है और हम भी कोई कुछ लेके नहीं जाएंगे। आपका भी कोई सेना नहीं होगा और हमारा भी कोई सेना नहीं होगा। बिल्कुल एकांत में मिलेंगे। शिवाजी को लगा कि शायद हमारे साथ ये धोखा कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया? बोला ठीक है, हम आपसे मिलेंगे, मेरे पास कोई सेना नहीं होगी और हम कुछ अस्त्र शस्त्र भी लेकर के नहीं जाएंगे। तो डन हो गया कि ठीक है, मिलने आइए। अब उनको कुछ डाउट था, इसलिए अपनी सैनिकों को उन्होंने जंगलों में छुपा दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए गया तो स्टील का कुछ जैकेट पहन के गया, यानी जो वो कपड़ा पहने थे उसके नीचे कुछ स्टील का जैकेट पहन के गया ताकि वो हम पे आक्रमण भी करे तो हम उससे बच सकते हैं। उसका अनुमान सही निकला और अफजल खां जैसे ही उसके सामने गया उन्होंने एक खंजर निकाला और उसको पेट पे चुभाया। अब चूंकि वो पहले से ही स्टील का ये पहना हुआ था, है ना, जिसके वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाद में शिवाजी ने फिर उसको पकड़ा और उसकी हत्या कर दी और उनके सेना भी वनों में छुपे हुए थे, वे लोग आए और अफजल खां का सेना को पूरी तरीके से हरा दिया और शिवाजी ने अफजल खान की हत्या भी कब कर दी? 1659। तो शिवाजी जो थे एक प्रकार से बहादुर योद्धा होने के साथ साथ वो काफी तेज दिमाग के थे, इसीलिए भारत के इतिहास में इसको कॉम्बो पर्सन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके पास महाराणा प्रताप जैसी शक्ति भी थी और चाणक्य जैसा कूटनीतिक भी था, ये यानी चाणक्य जैसा इसका दिमाग भी था। छापामार युद्ध करने में ये काफी निपुण थे, ऐसे ऐसे युद्ध करता था कि लोग इसको देख ही नहीं पाता था।
जंगलों से यानी कि जंगलों में ये प्राय युद्ध क्या करते थे। छापामार युद्ध का मतलब क्या हुआ कि जंगलों में ये छुप के रहते थे, कोई सेना आया उस पर सीधा आक्रमण क्या करता था। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं शाइस्ता खां का पराजय। देखो शाइस्ता खां जो है, शाइस्ता खां जो है वो कौन था। शाइस्ता खां जो है औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खां लिख लो इसको, शाइस्ता खां कौन था। तो शाइस्ता खां जो है वो औरंगजेब का मामा था। मामा मतलब समझ रहे ना, मामू था, है ना। अब क्या है कि उस समय औरंगजेब जो है काफी क्रूर शासक था। औरंगजेब जो है प्रसिद्ध था मुस्लिम शासकों के लिए, यानी मंदिरों को तोड़वा रहा था वो, और हिंदू लोगों को बाजबरन जो है धर्म परिवर्तन करा दे रहा था। तो उसके जो मामा जो थे 1663 ईस्वी में उससे युद्ध किया। 1663 ईस्वी में उस समय औरंगजेब आ चुका था मुगल डायनेस्टी में। तो 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां जो है युद्ध करता है शिवाजी के साथ, और इस युद्ध में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित कर दिया, बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तब जो है औरंगजेब को लगा कि अब शिवाजी को किसी न किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मुगल डायनेस्टी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरी तरीके से फैला हुआ था, और उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर शासक था, वो जो है एक ही शासक से सिर्फ डरता था। वो कौन था? शिवाजी। यही कारण है कि अपने जीवन का 25 साल वो सिर्फ युद्ध करते रह गया। लास्ट में औरंगजेब जो है अपने जीवन का 25 साल सिर्फ युद्ध करते रह गया वो दक्षिण भारत में। शिवाजी से काफी ज्यादा वो परेशान थे। तो यहाँ पे याद रखना है शाइस्ता खां की जो पराजय है वो कब हुई है? 1663 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हिस्ट्री में ये भी पूछा जाता है कि सूरत की पहली लूट कब हुई। सूरत जो है एक धनाढ़ी क्षेत्र था। सूरत जो है वो क्या था? एक धनाढ़ी क्षेत्र का मतलब हुआ कि जहां पर हीरे, सोने, चांदी सबका व्यापार होता था। काफी अमीर क्षेत्र था। कौन? सूरत। और उस सूरत में औरंगजेब का कब्जा था। उस अमीर शहर जो है सूरत था, उस पे कब्जा किसका था? वहाँ बहुत सारे हीरे जेवरात थे। वहां पर आपका ये जो शिवाजी जो थे वो 1664 ईस्वी में उस शहर गया और पूरी तरीके से मुगलों का जो कुछ भी वहां सोना चांदी था उसको लूट करके फिर अपना रायगढ़ आ गया। रायगढ़ क्या था? तो रायगढ़ जो है शिवाजी का राजधानी था। शिवाजी का राजधानी कहाँ था? उन्होंने सूरत को कब लूटा? 1664 ईस्वी में वो जो है अरबों रुपया का हीरे जेवरात वगैरह जो है लूट करके जो है अपने यहाँ ले आया। तब शिवाजी को लगा, यानी कि जब औरंगजेब को लगा कि इसके साथ अब कड़ी मुकाबला करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने क्या किया? एक और यहाँ पर छूटा हुआ था, पुरंदर का एक किला है। पुरंदर का किला, इसको आप लोग लिख लो। पुरंदर का किला उन्होंने कब जीता? 1654। पुरंदर का किला उन्होंने कब जीता? 1654। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है क्या था, हम आपको अभी यहाँ पर बताएं। 1654 पुरंदर का किला उन्होंने जीता था। हम यहाँ पर आपको बताएं कि सूरत को उन्होंने लूट लिया था, है ना। अरबों रुपया का खनिज जो है उन्होंने लूट लिया। तब औरंगजेब को लगा कि इसे रोकना हमें बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? जैसे देखो अभी भी हम लोग गुलाम जब हुए ना, मुगल लोग जब हमारे देश पर आया, पहले बाबर आया था, राणा सांगा के साथ उसका युद्ध हुआ। ऐसा नहीं था कि राणा सांगा उससे कमजोर था, लेकिन पहले का जो भारत का जो राजा होता था वो आदर्श लड़ाई लड़ता था। आदर्श लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है कि बेईमानी कभी करता नहीं था। राणा सांगा जब युद्ध करता था तो सामने वाले दुश्मन के हाथ से यदि तलवार गिर गई तो उसका वो गर्दन नहीं उड़ाता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये निशस्त्र है, इसको मारने से कोई फायदा नहीं है। निशस्त्र लोगों को वे लोग छोड़ देता था, और मुगल लोग जानबूझ करके मारता था, चोरी छुपे मारता था। लेकिन उस सामने भी है दुश्मन और उसके हाथ से यदि तलवार गिर गया है तो ये लोग वार करता नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि बाबर से कमजोर था राणा सांगा, लेकिन राणा सांगा को क्षेत्र के लोग ही सपोर्ट नहीं किया। यानी उसके आमने सामने का जो राजा लोग था, उसके आसपास के जो पड़ोसी राजा था, उन्होंने राणा सांगा को मदद नहीं किया, इसलिए बाबर जीत गया था। हिस्ट्री में सुना होगा मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान भी बहुत बलशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको साथ नहीं दिया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो बात क्या है ना
कि यहाँ पर जब ये काफी तेजी गति से बढ़ रहा था शिवाजी, तो इसके आसपास के लोग ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चलो ध्यान दो। तो फिर क्या हुआ कि 22 जून 1665 को एक कछवाहा राजा था, कछवाहा वंश का एक राजा था जिसका नाम था जय सिंह। नाम सुना होगा, जय सिंह। उस जय सिंह और औरंगजेब ने मिल करके इसको हरा दिया। जब शिवाजी को उन्होंने पराजित कर दिया 1665 ईस्वी में, तो शिवाजी सरेंडर हो गया। अब उन्होंने क्या किया, जितना सारा किला जीता था ना, उसको रिटर्न कर दिया। औरंगजेब को उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अपना बेटा को, उसका बेटा का नाम था संभाजी, शिवाजी का बेटा का नाम था संभाजी था, उसको उन्होंने मनसबदारी के तौर पर मुगलों के पास भेज दिया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से 1665 ईस्वी में जब उसकी बहुत कुछ बर्बाद हो चुकी थी, तो उसको उन्होंने कैसे कम बैक किया, फिर से उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया। विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम देखता है? तो कहते नहीं है कि हार जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाउंस बैक करने का कला होना चाहिए आपके पास, है ना। वो आपके पास क्षमता होना चाहिए कि हारा हुआ चीज को भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन एक चीज तो हुआ था कि जितना किला उन्होंने जीता था उसको रिटर्न करना पड़ा था, और अपना बेटा को मनसबदार के रूप में मुगलों को सौंपना पड़ा था। यानी अब उसका बेटा जो है मुगलों के दरबार में काम कर रहा था। ठीक है जी। अब रिश्ते को सुधारने के लिए 1666 ईस्वी में शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार पे गए। शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में गया। कब गया? 1666। अब वो तो दोस्त के नाते गया था भाई, चलो रिश्ते सुधारेंगे, कितना दिन युद्ध चलते रहेगा, हम भी अपने राज शासन में ठीक ठाक से शासन करेंगे, जनता का भलाई करेंगे, औरंगजेब भी अपने जगह पर शासन करेगा और जनता का भलाई करेगा। इस उद्देश्य से वो उसके दरबार पे गया। लेकिन जब वो उसके दरबार पे गया तो औरंगजेब उसको कैद कर लिया। ठीक है, औरंगजेब ने उसको कब कैद कर लिया? 1666। लेकिन मात्र 3 महीना पर वो वहां रहा और अपनी भेष बदली और मिठाई बांटने के नाम पे वो किसी तरह से वहां भागने में सफल होता है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि शिवाजी जो है एक वीर योद्धा होने के साथ साथ काफी तेज दिमाग के थे। औरंगजेब जैसे व्यक्ति के महल से निकल करके वो फिर भागने में सफल हो गए। सूरत की जो दूसरी लूट है, सूरत की दूसरी लूट, जब यहाँ से वो भागे तो 1670 ईस्वी में सूरत को उन्होंने फिर एक बार से लूटा। तो सूरत की दूसरी लूट कब हुई? 1670। ध्यान में रख लेना है। फिर से बहुत सारे अरबों रुपया का सामान उन्होंने वहां से लूट के ले आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक वो राजा बने नहीं थे, क्योंकि ये कोई राजा का बेटा नहीं था कि राजा मर गया और अपने बेटे को राज्याभिषेक कर दिया। 6 साल का है तो राज्याभिषेक कर दो, जैसे अकबर था 13 साल की और कुछ महीने का हुआ था और उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। तो ये तो अपने बल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। मराठा कोई साम्राज्य नहीं था, इन्होंने अपने दम पे मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था, उसका निर्माण किया था। तो इन्होंने राज्याभिषेक किया 1674 ईस्वी में। यानी 1673 ईस्वी में इन्होंने औपचारिक तौर पे मराठों का राजा घोषित किया। तो इसका राज्याभिषेक ध्यान में रख लेना है, कब हुआ? 1674। डेट पूछेगा तो ध्यान में रख लेना है 6 जून 1674। अब क्या हुआ? कर्नाटका अभियान, इसका एक महत्वपूर्ण अभियान था। ये था आपका 1678 ईस्वी में। कर्नाटका अभियान इसका चला 1678 ईस्वी में, उन्होंने कर्नाटक को जीता था। उसके बाद अंतिम विजय अभियान। अंतिम विजय अभियान क्या है? अंतिम विजय अभियान वो जो है कर्नाटका जब वो गए थे तो वहां पर वो जीता था जिंजी का किला। जिंजी का किला। 2 चीज क्वेश्चन बार बार पूछता है। शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला कौन था? तो सिंहगढ़ का किला। शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला कौन था? सिंहगढ़ का किला। और अंतिम किला जो था वो था जिंजी का किला। ये जिंजी का किला उसका अंतिम था। अब ये भी 1678 में हुआ था। 1678 में हुआ था। अब इसी दौरान क्या हुआ था कि इनका जो पुत्र था जिसको वो बहुत प्यार करता था उसका नाम था संभाजी। क्या नाम था उसका? संभाजी। ये विद्रोही हो गया था। मतलब
ये कुछ नाराज था और अपनी साम्राज्य को छोड़ करके, अपनी पूरे परिवार को छोड़ करके ये कहीं और चला जाता है। विद्रोही मतलब समझ रहे हो, अपने घर वाले से विद्रोह करके ये बोला कि नहीं आएंगे अब हम अपना घर। इस तरह से वो विद्रोही कर गया। इतिहासकार बताते हैं कि जब ये विद्रोही हो गया तो इसका असर शिवाजी पे बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि वो अपने बच्चे से खूब प्यार करता था। तो उसे हार्ट अटैक वगैरह भी आने लगी थी बीच बीच में और काफी ज्यादा बीमार हो रहा था। तो इसकी मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। यानी शिवाजी का जो है वो मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शिवाजी का क्या हिस्ट्री रहा है ना। शिवाजी एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मराठा लोगों को एहसास दिलाया कि मराठा लोग कमजोर नहीं है, वो मुगलों से कमजोर नहीं है। चलो अब आगे ध्यान दो। हम लोग यहाँ पर अभी एक ऐसा शासक के बारे में देखे कि जिसका जन्म 1627 और मृत्यु 1680 में हुई, और इस दौरान ये बिल्कुल अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। अब इसकी जब मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में, जब इसकी मृत्यु हुई तो अपने साम्राज्य को ये ठीक ठाक खड़ा कर चुका था। इसके 2 बेटे थे, एक था संभाजी और दूसरा था राजा राम। 2 बेटे थे इनके, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम। कुछ देर पहले भी हम आपको बताया कि संभाजी जो है विद्रोही हो गए थे, ठीक ना। वो अपने घर घाट छोड़ करके चले गए थे, लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है तो वो रिटर्न आए। लेकिन ये राजा राम जो है वो उसके घर पे ही था। तो राजा राम जो है 1680 ईस्वी में अपने आप को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया। बड़ा बेटा संभाजी था, ठीक है। बाद में संभाजी भी आए। तो ये 1680 ईस्वी में फिर ये राजगद्दी छोड़ देता है और 1681 ईस्वी में शासक बना। तो यहाँ ध्यान में रख लेना है, शिवाजी का दूसरा शासक कौन रहा? संभाजी। राजा राम, संभाजी विद्रोही होकर के चले गए थे तो राजा राम कुछ दिन तक देखभाल किया, फिर संभाजी आए तो शिवाजी का ये उत्तराधिकारी बने। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य जो शिवाजी का अपना डायनेस्टी था उसमें दूसरा उत्तराधिकारी कौन आया? संभाजी। ये 1681 ईस्वी से लेकर के 1689 ईस्वी तक शासक रहा। 1681 ईस्वी से लेकर के 1689 ईस्वी तक। ये भी अपने पिता की तरह काफी साहसी था और जितना इसके पिताजी वर्चस्व कायम करके रखे थे उससे कहीं और आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय क्या हुआ था, इस दौरान औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो मुगलों और मराठों के बीच काफी संघर्ष हो रहा था। औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, औरंगजेब का बेटा कौन था? अकबर, जिसको अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है ना। तो अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब का विद्रोही हो गया था। और जब ये औरंगजेब का विद्रोही हुआ, यानी औरंगजेब से झगड़ा हो गया उनके बेटा का, और झगड़ा करके वो आ गया संभाजी के दरबार में। संभाजी ने उसको शरण दिया और जब पता चला औरंगजेब को कि मेरा बेटा कोई बहकाने का काम कर रहा है तो अपनी सेना लेकर के आया, संभाजी से युद्ध किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब एक बहुत ही खतरनाक शासक था। वो नहीं देखेगा भैया कि इसके पास हाथ में कुछ नहीं है, हमसे युद्ध नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे सब, है ना। उन्होंने संभाजी को सीधा सर धड़ से अलग कर दिया, मृत्यु दे दिया उसको। अब इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, इसकी मृत्यु जब हो गई तो अब इसका जो बेटा था, संभाजी का बेटा, उस समय ये छोटा था। तो फिर से राजा राम जो है वो शासन पर आया। 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक राजा राम जो है शासक रहा। 1689 ईस्वी से लेकर के कितना तक? 1700 ईस्वी तक। अब राजा राम जो था, अब शासक जब बना ना, तो संभाजी की जब मृत्यु हुई तो राजा राम डर गया था किससे? औरंगजेब। तो इन्होंने रायगढ़ को छोड़ दिया। रायगढ़ जो उसकी राजधानी थी उसको छोड़ दिया और नया राजधानी बनाया सतारा को। प्रश्न कभी कभी आता है, शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन थी? तो उसका दूसरी राजधानी सतारा थी। इसको कौन लेके आया था? राजा राम। अब ये डरा हुआ था औरंगजेब से,
तो उन्होंने रायगढ़ को छोड़ दिया। अब रायगढ़ में कौन रह गया? संभाजी का बेटा जो था वो था साहू जी। संभाजी का जो बेटा था वो कौन था? साहू जी। और इसकी पत्नियां सब रायगढ़ में ही रह गई। औरंगजेब यहाँ पर आता है और इस सबको कैद करके दिल्ली लेके आ जाता है, यानी उसका बेटा को कैद कर लेता है, ठीक ना। किसका बेटा को? संभाजी का। संभाजी का बेटा को कैद कर लेता है और उनकी पत्नियों को, बहुत सारे लोगों को कैद करके कहाँ लेके आ जाता है? दिल्ली। और इस तरह से आपका जो राजा राम जो है अब वो रायगढ़ छोड़ देता है और वह सतारा आ जाता है। सतारा पर वह जो है शासन करने लगा और 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, राजा राम की। राजा राम की मृत्यु जो है वो कब हुई? 1700 ईस्वी में। अब राजा राम का जो बेटा था वो था शिवाजी द्वितीय। राजा राम का जो बेटा था वो था शिवाजी द्वितीय। 1707 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो इसका भी उम्र काफी छोटा था, तो इसकी पत्नी यानी राजा राम की पत्नी यानी शिवाजी द्वितीय की माँ, जिसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था इसका? ताराबाई। इन्होंने शासन को चलाया। यानी राजा राम की मृत्यु हुई तो शिवाजी द्वितीय जो है वो छोटा था, तो उनकी पत्नी यानी ताराबाई, शिवाजी द्वितीय का पत्नी नहीं, राजा राम की पत्नी है ना, उन्होंने शासन को चलाने लगी। जब ये शासन को चला रही थी तो 1707 ईस्वी में आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो साहू जी को कैद से छोड़ दिया गया। जिसको कैद कर लिया था ना, साहू जी को, उसको क्या कर लिया गया? कैद से छोड़ दिया गया। और जब इसको कैद से छोड़ दिया गया तो फिर से उन्होंने आया, ताराबाई का जो शासन था वो अपने हाथों पे लिया और ये 1707 ईस्वी से लेकर के 1749 ईस्वी तक शासन किया। 1707 ईस्वी से लेकर के 1749 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कौन? साहू जी। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए उस टाइम पे। छत्रपति इसी को कहा जाता है, साहू जी, छत्रपति साहू जी। छत्रपति का टाइटल इसी को मिला था, ठीक ना। काफी ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, अपने साम्राज्य को काफी अच्छी तरीके से चला रहा था। और इसके समय में जैसे प्रश्न आता है कि शिवाजी जो है वो किस रीति रिवाज से अपना शासन करते थे, तो वो हिंदू रीति रिवाज से शासन करते थे। शिवाजी जो है वो हिंदू रीति रिवाज से क्या करते थे? शासन करते थे। और उसके मंत्रिमंडल को अष्ट मंत्रिमंडल कहा जाता था। अष्ट मंत्रिमंडल या फिर अष्ट परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अष्ट परिषद। अष्ट परिषद क्या था? यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्ट परिषद। जैसे अकबर के 9 रत्न, 9 लोग उसके लिए स्पेशल था, उसी तरह से शिवाजी जो है अपने मेंबर में, टीम मेंबर में 8 लोगों को ज्यादा महत्व देता था, ठीक। जिसमें से सबसे पहला नंबर में आता था पेशवा। पहला नंबर में कौन आता था? पेशवा जो है छत्रपति शिवाजी के बाद, यानी जो मराठा का जो शासक होता था उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था तो वो होता था पेशवा। यानी जो सबसे करीब होता था शासक का, सबसे करीबी होता था, उसको कहा जाता था पेशवा। तो ये पेशवा की उपाधि जो है शिवाजी के समय में ही चल रहा था। अब प्रश्न ये आता है कि जब साहू जी महाराज आए तो पेशवा को उन्होंने एक बड़ा पद बना दिया, यानी एक पेशवा को अब राजा की पावर दे दिया गया कि जब राजा नहीं है ना तो पेशवा ही राजा होगा, ठीक ना। तो बाद में ये प्रश्न एक और ध्यान में रख लेना कि पहला पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ये क्या थे? पहला पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये पहला पेशवा थे। इसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? क्योंकि पहला संस्थापक जो शिवाजी थे उसकी मृत्यु के बाद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मराठा साम्राज्य, लेकिन ये बालाजी विश्वनाथ जो थे फिर से मराठा साम्राज्य को काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया था, काफी ज्यादा उसका विस्तार किया था। इसलिए मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अब बालाजी विश्वनाथ किसके दरबार में था, तो ध्यान में रख लेना आपका साहू जी। किसमें था ये?
साहू जी में। अब ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, कौन? बालाजी विश्वनाथ। जितना साहू जी जितना पॉपुलर नहीं थे ना, उससे कहीं ज्यादा ये बालाजी विश्वनाथ पॉपुलर थे। वो उसका सेनापति भी था, है ना। मराठा साम्राज्य का सबसे योग्य सेनापति जो है वो बालाजी विश्वनाथ था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई, तो 1750 ईस्वी में शिवाजी का जो वंश के लोग था वो राजा अब नहीं बनने लगा और पेशवा लोग राजा बनने लगा। कौन लोग राजा बनने लगा? पेशवा लोग। तो यदि प्रश्न आएगा कि मराठा साम्राज्य कहां से कहां तक चला है, तो इसकी शुरुआत 1643 से शुरू हुई। 1627 में तो उसका जन्म हुआ था। 1643 में इसकी विजय रथ शुरू हुई और ये एंडिंग हुआ आपका 1749। एंडिंग कब हुआ? 1749। उसके बाद कौन आया फिर? पेशवा। फिर से पेशवा साम्राज्य आ गया। उसमें पढ़ेगा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा प्रथम, ये आपका बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा जान रहा है? एक मूवी बनी है बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी। हाँ वही सब पेशवा के बारे में। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी हम लोग सीखने का प्रयास किए कि मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ और फिर ये धीरे धीरे ये कब तक चली, कैसे इसका विकास हुआ और इनके प्रमुख क्या कुछ युद्ध रहे या फिर इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां कितनी रही। समझ में आ गया होगा? यहाँ पे नोट्स कर लेगा, ठीक ना।